आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिसकी मैंने कल आपसे कुछ आइडेंटिफिकेशन किया था, कुछ परिचय किया था, और वो है भारत का भौतिक प्रदेश। क्या है? भारत का भौतिक प्रदेश। बहुत स्टेप टू स्टेप चलेंगे, बहुत इजी शब्दों में चलेंगे, और अगर ये चीज़ आपको समझ में आएगी तो आगे आने वाले तमाम टॉपिक आपको अपवा तंत्र समझ में आएगा, आपको जलवायु समझ में आएगा, आपको मिट्टियाँ समझ में आएगी, मृदा सॉइल जिसको अपन बोलते हैं, आपको वन वनस्पति वेजिटेशन फॉरेस्ट वाला रीजन आपको समझ में आएगा, आपको राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य नेशनल पार्क और जो कंजर्वेशन सेंटर है वो आपको समझ में आएंगे। इसलिए आप तमाम जो ये भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो स्टेप टू स्टेप चीज़ों को देखते रहना। हम इन चीज़ों को बनाने वाले, इनके बारे में चर्चा करने वाले इतिहासकारों को भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक सारा कार्यक्रम किसके अकॉर्डिंग रहेगा? आरएस। बाकी और सारी बातें जो हैं अगर ये हम लेकर के चलेंगे तो बाकी सब एग्जाम को कवर करेगा। भारत के भौतिक प्रदेश को उच्चावच के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं, और भौगोलिक विशेषता के आधार पर हम इसे 5 और एक छठा भाग और दे देते हैं। भारत में थार का मरुस्थल, क्या बोलते हैं? भारत में थार का मरुस्थल। जबकि थार के मरुस्थल को जो है हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के एवज में ही लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ते हैं राजस्थान के मैदान में। क्लियर? क्योंकि इसको नदी घाटी के आधार पर भी बांटा जाता है। सतलज का मैदान, राजस्थान का मैदान, हम अगर बात करें तो भाई साहब ये आपका उत्तर प्रदेश वाला गंगा का मैदान, लास्ट वाले तलहटी की बात करें तो पूरा जो बंगाल की खाड़ी वाला जो ये है मैदान, उसमें ही हम ले लेंगे। तो अलग से मैंने नहीं लिखा, क्योंकि कई किताबें आप सब लोगों के पास में आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, तो वहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, जिसको मैं इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा विशाल मैदान, क्योंकि वो भी एक मैदान। उच्चावच के आधार को हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उच्चावच का मतलब होता है प्यारे बच्चों टोपोग्राफी। क्या मतलब होता है? और टोपोग्राफी कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है। मान लीजिए कहीं पर उबड़ खाबड़ भूमि, कैसी भूमि है? उबड़ खाबड़ भूमि, इसे हम उत्खात भूमि भी कह सकते हैं। उत्खात का मतलब किसी नदी के द्वारा, किसी जल बेसिन के द्वारा इस मिट्टी का कटाव किया गया है, तो उबड़ खाबड़ रीजन बन गया। कहीं पर ऊंचे पर्वत हमें देखने को मिल सकते हैं, पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतमाला। एक पर्वत बहुत सारे पर्वत, एक मोती बहुत सारे मोती, तो मोतियों की क्या होती है? माला, बहुत सारे। तो पर्वत भी बहुत सारे हो गए तो पर्वत माला, बस ऐसे नाम होता है पर्वतमाला। रेंज हम इसको बोल सकते हैं, श्रेणी हम इसको बोल सकते हैं। कहीं पर ये बिल्कुल एक मैदानी भाग में भी हो सकते हैं, समतल मैदानी भाग, जो कैसा होगा? समतल। कहीं पर ये पर्वतों के रूप में भी हो सकते हैं, कहीं पर गहरी घाटियां, कहीं पर गहरे गोर्ज के रूप में भी हो सकता है, गोर्ज या फिर घाटियों के रूप में भी हो सकता है। कहीं पर ये पहाड़ियों की श्रृंखला भी हो सकती है, और कहीं पर उठा हुआ भाग, कहीं पर ये कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये पठार भी हो सकते हैं, प्लेटू हो सकते हैं। इस प्रकार का जो सिस्टम बनता है पूरा, उसको हम कहते हैं उच्चावच। क्या कहते हैं? किसी भी जगह पर, किसी भी देश को, किसी भी देश की ज्योग्राफी को, किसी भी देश के भौगोलिक आधार को, किसी भी देश के भौतिक प्रदेश को सिर्फ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग नापा जाता है। हमने इसके अकॉर्डिंग यहां पर बताए टोटल 4। कितने बताए? पर्वत, पहाड़ियां, पठार, मैदान, और जिनका प्रतिशत आपके सामने जो है ये रहा, कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगर इसको टोटल करेंगे तो 100 निकल करके आता है, 100% एरिया ये, राइट? इसको सिर्फ इतना ही। अब इनको और विस्तृत खुल करके पढ़ें तो हम बोल देंगे भौगोलिक विशेषता के आधार पर। किसके आधार पर? तो भौगोलिक विशेषता में इसके प्राय जो भाग होते हैं टोटल कितने होते हैं? 5। बहुत समझते हुए
अगर अभी तक मैटर सिर्फ समझा था, लिखा कम था, अब समझेंगे भी और लिखेंगे ज्यादा। क्लियर? क्योंकि जितनी ज्यादा थ्योरी इसके अंदर आप चीजें लिखेंगे उतने ज्यादा इसके अंदर पॉइंट बनेंगे। और समझा देता हूं फिर दोबारा से, जब आप लिखेंगे पॉइंटों को, तो घर पे जाकर के पेंसिल या हाइलाइटर से आपके इन नोट्सों के अंदर इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी उनको क्या करते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे। ये हाईलाइट वाली चीजें जहां मैं बताता जाऊंगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, स्टार लगाइए, ये अंडरलाइन करिएगा। तो इसका मतलब जब आपका एग्जाम होगा उस दौरान सिर्फ आपको वही चीजें पढ़नी, क्विकली आपके दिमाग में वो चीजें रहे। समझ गया मेरी बात? यस। तो कभी कभी मैं लिखवाने में बहुत ज़्यादा आपको समय लगाऊंगा, आप लिखेंगे उन चीज़ों को, उतारिए ये सब। उतार लिया सबने? ये सिर्फ प्रतिशत में इतना याद कर रहा है और करना ही करना है आप लोगों को। और ये वाली चीज है, अब इसको हम खुल करके पढ़ते हैं। क्लियर? भौगोलिक विशेषता के आधार पर अगर इसका हम एक डायग्राम बना करके देखें, ये उच्चावच का डायग्राम बनाया, अगर इस भौगोलिक विशेषता का अगर हम डायग्राम बना करके देखें तो ये कुछ सबसे पहला लिखा मैंने हिमालय पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहला आपने क्या लिखा? हिमालय। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश कुछ इस प्रकार से नेपाल होते हुए और भारत के अंदर फैला हुआ। क्लियर? और ये लास्ट, और यहां पर कुछ श्रृंखलाएं। अगर चर्चा करें विशाल मैदान, तो ये मैदान कुछ इस प्रकार से फैला हुआ। अगर आप देखें, ये तो नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। अगर आप देखें प्रायद्वीपीय भारत, तो ये अरावली, काठियावाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ये सब ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं, ये सब का सब, ये सब का सब पूरा पठारी प्रदेश हो गया। ठीक है? और अगर ये आप जो देख रहे हैं एरिया, ये पूरा एक पर्वतीय प्रदेश के नीचे का जो इलाका है वो उत्तर भारत का विशाल क्या हो गया? मैदान। ठीक है? यस। और ये एरिया भी पूरा यहीं तक ऐसे भरा हुआ है, अलग से नहीं है। यस, सब ये यहां तक। और नीचे जो ये वाला आप एरिया देख रहे हैं, ये नंबर 4 तटवर्ती मैदानी प्रदेश, और ये कच्छ का मैदान भी आ जाएगा इसमें, तटवर्ती मैदानी प्रदेश में। और आप अलग से जो कुछ ये चीजें देख रहे हैं, ये नंबर 5 है, इन सब का नाम क्या है? द्वीप। अरे क्या नाम है? द्वीप। यानी कि सबसे पहले हमने चर्चा की
हिमालय पर्वतीय प्रदेश की, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये नंबर 1 हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये नंबर 2 उत्तर भारत का विशाल मैदान जो कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश के ठीक नीचे है, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं ये नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत। ये आप जो देख रहे हैं इसका नाम है तटवर्ती मैदान, और आप जो इस प्रकार से ये देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है भारत के प्रमुख द्वीप, द्वीपीय क्षेत्र। ऐसे करके ये टोटल क्या है 5, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? हिमालय। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, अगर जिनके पास में ये मैप है रख जाओ, जिनके पास में ये मैप है रख दो ना इधर, क्या हो जाएगी? अरे मालिक पिलेंगे, रख दो। ये जो आप ये मैप देख रहे हैं तो ऐसा मैप आपके पास में ब्लैंक होगा, उसको क्या करना फिल कर लेना ऐसा समझ करके, ठीक है ना। सेम एज इट इज आप लोग जो है इसको फिल करके, ताकि आप जब नोट्सों के अंदर आपको प्रैक्टिकल भी चीज समझ में आए, क्योंकि सारा भूगोल के अंदर क्या होता है मैप का खेल होता है सारा, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिकल ये चीज समझ में आए, यहां पर मैं शुरू कर रहा हूं अपना। प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले अगर देखते हैं नंबर 1, जब मैं बोलूं लिखने का तभी लिखना है, डेढ़ स्याना नहीं बनेगा कोई भी। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, किसकी बात कर रहे हैं? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। अगर एक्चुअल रूप में देखा जाए हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में, तो अच्छे से समझना बात को। ये भारत के ऊपर का इलाका, जहां पर ये तजाकिस्तान वाला क्षेत्र, तजाकिस्तान वाला क्षेत्र जो पामीर ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता है? पामीर की गांठ, पामीर ग्रंथि, द पामीर नॉट। और इस पामीर ग्रंथि से कई सारे पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ है। कई सारी पर्वतमालाओं का क्या हुआ है? निर्माण हुआ। यानी ऐसे मान के चलिए कि कोई रस्सी है, कोई धागा है, और उसके बीच में हमने गांठ लगा दी और उसके चारों तरफ अगर रेसे निकाल दिए जाएं, इसको कहा जाता है पामीर ग्रंथि, या फिर पामीर की गांठ, या फिर कहा जाता है पामीर नॉट। बात यह है कि भाई हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब इन सब का मैं नाम यहां पर अगर लिखूं तो ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है सुलेमान। क्या नाम है? यहीं पर पास में और है, इसका नाम है किरथर। क्या नाम है? किरथर। ये आप जो देख रहे हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में इसका नाम है हिंदू कुश। क्या नाम है? हिंदू कुश। ये आप जो देख रहे हैं इसका नाम है हिमालय पर्वत। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है काराकोरम या फिर ट्रांस क्षेत्र। ये आप जो देख रहे हैं इसका नाम है कुनलुन। ये आप देख रहे हैं इसका नाम है टियानसेन। टियानसेन चीन क्षेत्र में पड़ती है, कुनलुन चीन प्लस तिब्बत क्षेत्र में पड़ती है, काराकोरम तिब्बत प्लस उत्तर भारत क्षेत्र में, हिमालय भारत नेपाल क्षेत्र में, सुलेमान पाकिस्तान में, किरथर पाकिस्तान में, हिंदू कुश पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। किसी को दिक्कत कि हिमालय का जन्म कैसे हो? तो इस ग्रंथि से हुआ।
लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मतभेद इसके बारे में बताया। क्लियर? तो जो ये हिमालय है उसका निर्माण यहाँ पर पामीर ग्रंथि से हुआ है, जो और पामीर की जो ये ग्रंथि है, पामीर की जो गांठ है, ये तजाकिस्तान ऊपर का एक इलाका है, उस क्षेत्र के अंदर पड़ती है। एज इट इज बना के उतारो इसको। ये पामीर ग्रंथि जो है ऊपर की तरफ एक उठा हुआ पार्ट है, एक पठार के जैसा है, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा एरिया वो यही है, पामीर ग्रंथि। विश्व की छत भी कहते हैं। विश्व की क्या कहते हैं? छत। ग्रंथि शब्द का इस्तेमाल तब कर रहे हैं जब हम पर्वतों का निर्माण कर रहे हैं। हिमालय, काराकोरम ट्रांस, कुनलुन, टियानसेन, ठीक है, सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश, ऐसे। उतार लिया सबने? ऐसे टाइम लगाओगे तो मुझे लग रहा है कि साल 2 साल तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। और मैं चाहता नहीं कि तुम्हें ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाए। ये पढ़ने के बाद में कोई और भी नोट्स आप टोक करके देखना या किसी से पूछ करके देखना। आप समझना मेरी बात? आपको खुद को लग रहा होगा कि कुछ चीजें दिमाग में फिट बैठ रही है, हर एक स्टेप दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखना धीरे धीरे आगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपका टेस्ट वेस्ट का भी कार्यक्रम रखेंगे टॉपिक खत्म होने के बाद में, कितना सही कर पाते हैं आप। कम से कम कोशिश करो 2-3 पेन रखने की, अलग अलग रंग के, है ना। लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। 3 रुपए का पेन लाते हैं जिसके अंदर इतनी सी स्याही होती है, जरा सी, पीछे का ढक्कन अकेलेपन का शिकार हो जाता है क्योंकि चबा दिया गया। वो नहीं समझा मेरी बात? ये कईयों का ढक्कन गायब हो गया तो पीछे का ये पूरा पेन चुभता हुआ आ रहा है। नहीं समझा मेरी बात? ये साफ हो जाएगा थोड़े दिनों बाद में। अकेलेपन का शिकार वो पेन भी बेचारा, पता नहीं उसने कौन से जन्म का पाप किया था उस पेन ने, जो उसके ऊपर किया जा रहा है पूरा अत्याचार। नालायको, पेन 2-4 ढंग से रखो, नोट्स वोट्स बनाओ बराबर। और आजकल तो ये भी नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ लड़के ही नौकरी लगेंगे, लड़कियां नहीं लगेंगी। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जितने भी वैज्ञानिकों में और या फिर डॉक्टरों के अंदर
बराबर कंधे से कंधा नारी ने मिलाया, स्त्री ने सबसे ज्यादा। जितने भी टॉप कर रहे हैं मैरिट ऑर्डर के, कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए आप, कहीं भी, बस कंडक्टर के अंदर भी देख लीजिए आप, महिला कंडक्टर हो गई है, नहीं समझे आप? यस। और तो और पेट्रोल पंप पर भी, मैंने बोला दीदी आप यहां पर बताओ, वहां पर भी पेट्रोल भरते। लिख लिया सबने? गुड। अब समझ, जिन्होंने नहीं लिखा वो अपने अड़ोसी की कॉपी में देख ले, उसने लिखा तो अपनी पड़ोसी की में देख ले, उसने भी नहीं लिखा तो आगे देख ले, पीछे देख ले, और पांचों ने नहीं लिखा तो एक सूखा कुआं देख ले। नहीं समझे आप? यस यार, इतना धीरे लिखोगे तब तो हो गया काम। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, अच्छे समझना, है ना? जब मैं समझाऊं तब कॉपी बंद रहे, और बाद में लिखने का मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को, है ना? कईयों की शिकायत थी हम लिख नहीं पा रहे, है ना? ये तो वो शिकायत मैं दूर कर रहा हूं आपकी धीरे धीरे। प्यारे बच्चों, नाम हिमालय का आया तो हिमालय को हम पढ़ेंगे कि भाई साहब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सिद्धांत कैसे बना। चलो ये तो हमने कह दिया कि इन सब चीजों का जन्म हुआ, लेकिन इन सबका जन्म भी कैसे हुआ, इन सबका निर्माण भी कैसे हुआ। हम तो बाकियों से हमें मतलब नहीं, हमें हिमालय से मतलब है, क्योंकि हमारे भारत के क्षेत्र में जा रही है और हमारे भौतिक प्रदेश का पार्ट है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे इसको। 1912 एक ज्योग्राफर था, हम वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग यहां पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भूगोल वेत्ता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जिन्होंने भी पृथ्वी की चीजों और इनके संसाधनों का अध्ययन किया वो सब ज्योग्राफर्स थे, भूगोल वेत्ता थे। कोई भूवैज्ञानिक था, कोई और दूसरे प्रकार का वैज्ञानिक था, नहीं समझा मेरी बात? यस। तो वो सब ज्योग्राफर, भूवैज्ञानिक या वैज्ञानिक कुछ भी कह सकते हैं, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। तो आप ये मत समझना कि वैज्ञानिक और ज्योग्राफर अलग अलग चीज हो गई, क्योंकि भूगोल अगर वास्तव में देखा जाए ना, ज्योग्राफी, ये पता है मैन किसका सब्जेक्ट है? ये साइंस का सब्जेक्ट है। और जिनके पास में साइंस, उनको पता होगा कि ऑप्शन के अंदर आप लोगों के पास में ज्योग्राफी भी होती है। ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि विज्ञान में सब चीजों का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, जितनी भी चीजें, प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भूगोल भी इसलिए है क्योंकि भूगोल के अंदर पृथ्वी का अध्ययन कर रहे थे, स्टडी ऑफ। एक बार बताया था मैंने, किसी भी चीज की स्टडी करना विज्ञान है। जीव का अध्ययन करना, जूलॉजी, जीव। किसी के सिर में जीव पड़ गई, जीव मतलब ढेरे पड़ गए, नहीं समझा मेरी बात? ये जू, तो जू मतलब जू एक जीव है, तो जीव का अध्ययन जूलॉजी, नहीं समझा मेरी बात? ये ऐसे। तो ये ज्योग्राफी साइंस का सब्जेक्ट है। लोग आर्ट्स में क्यों लेते हैं? क्यों ये कला का विषय हुआ, बताइए मेरे को। साइंस का तो साइंस का रहता है, आर्ट्स में क्यों जोड़ा इसको? फिर आर्ट्स में बायोलॉजी क्यों नहीं जोड़ी, स्टैटिक कॉमर्स क्यों नहीं जोड़ा, इकोनॉमिक्स ये पार्ट क्यों नहीं जोड़ा, बताओ इसमें क्यों जोड़ा? हम कहां हैं? बोले साहब आपका घर कहां है? बोले मेरा घर धरती पर है। सर आपका घर कहां है? बोले मेरा घर रामजी हलवाई की दुकान के सामने। वो कहां है? बोले मेरे घर के सामने। आपका घर कहां है? बोले रामजी हलवाई की दुकान के सामने है। और रामजी हलवाई की दुकान कहां है? वो मेरे घर के सामने। दोनों कहां है? आमने सामने। ऐसा जवाब दिया आपने। अभी हंसी आई ना, तो मेरे अंदर से भी ऐसा हंसी की जगह ऐसा चल रहा था। बताओ, हंस करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का विषय, बोले इसका साइंस में क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि साइंस का है इसलिए कला में जोड़ दिया। वाह, कला। अभी आपके सामने मैं घुंघरू पहन के डांस करूं, बताओ कला है या नहीं है? अरे है या नहीं है? यस। आपके सामने तरह तरह के मुंह बनाऊं, बोलो कला है या नहीं गए? यस। मैं यहां पर मांडने बनाऊं सुंदर सुंदर, कई लड़कियां बनाती है मेहंदी, ओ माई गॉड, नहीं समझा मेरी बात? ये इसको बना रही है, ओहो मेहंदियां बना रही हैं, नहीं समझा? ओहो सुंदर सुंदर चित्रे बना रही हैं। यस, नहीं समझा आप? यस। फिर इसको भर रही हैं आप। इसका मतलब ये मत समझना कि मास्टर मेहंदी का क्या काम करता है साइड में, ये नहीं है कि मेहंदी बांटेगा। अब एक बात बताओ, ये डायग्राम बनाया, ये बनाया, ये सब क्या है? कला, दैट इज आर्ट। अच्छा फिर ये क्या है?
कला। मानचित्र बनाना ऑल्सो ए आर्ट, एक कला। समझा मेरी बात? इसलिए इसको भूगोल का विषय जोड़ा गया, इस भूगोल को आर्ट्स में जोड़ा गया। कला है, साइंस में ऐसी कला नहीं होती कि बैठ गए लो साहब हार्ट बनाओ, तो बोले किसी को कबला हार्ट बनाओ, ओ माय गॉड हार्ट बना दिया। अरे ऐसा नहीं होगा, ये तो बढ़ जाता है, टूट जाता है कभी कभी, ये नहीं है हार्ट। और हार्ट वास्तु में बनाने के लिए बोले तो आपने देखा होगा हार्ट की प्रक्रिया, फिर जाकर के हार्ट बनता है। समझा मेरी बात? फिर ऐसे बनता हार्ट। इसके अंदर अलग अलग धमनियां, वाहिनियां, सिराएं ये जुड़ी होती तब जाके बनता है। और कोई सी सिरा बंद हो गई, आलो बड़ा हार्ट अटैक आ गो, मर गया। तो ये को टूटने उठने की प्रक्रिया कल ही बताए थे, भावनाएं होती हैं। हाइपोथैलेमस होता है मस्तिष्क में, उसकी क्रियाएं होती है। ये ऐसा नहीं होता, ये तो उन लोगों के लिए होता है किसी किला घूमने गए तो वहां लिख दिया सपना संग रामजी लाल। सपना को नहीं पता कि रामजी लाल उससे इतनी बेइंतहा मोहब्बत करता है, नहीं समझा मेरे। लेकिन किले की दीवार पर बना हुए, कहीं जाना आप किसी पुराने वहां पर लिखा होता है, बड़े बड़े पेड़ पर लिख दिया, कहीं लिख दिया, वहां पर चल रहा इजाद। और वास्तविक रूप से सपना अगर रामजी लाल की शक्ल देख ले, आगे के 2 दांत बाहर है, गुटका खा रखा भाई, नहीं समझा आप, बीड़ी छाप हो रखा है, कुर्ता फटा हुआ है अगले का, सपना रामजी लाल को देख ले तो वहीं उसी किले से कूद करके आत्महत्या कर ले, नहीं समझा मेरी बात? ये सब चित्र बनाना, डायग्राम बनाना, दैट इज आर्ट। दैट इज क्या है? आर्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आर्ट होने की वजह से ये भूगोल का, कभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई कला का विषय क्यों है, तो एक्चुअल जवाब यही कि ये सब बनाना, मानचित्र बनाना, इनको दर्शाना, कार्टोग्राफी करना, ये सब आर्ट। राइट? वापस आते हैं, दिमाग को समझ। हिमालय हमारे पास में था, बहुत सारे कई पर्वत बताए जिनका जन्म पामीर ग्रंथि से हुआ, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं। 1912 में एक व्यक्ति जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, इसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ये वही महाद्वीपीय विस्थापन है जिस दिन आपको पहले दिन मैंने कुछ गोले बताए थे कि पृथ्वी आग का गोला, पृथ्वी आग का गोला, आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होता, पूरे के अंदर क्या भर जाता है? जल। पानी नहीं, जल भर जाता। ठीक है, पानी। यस, हिंदी शब्द का प्रयोग करें आप। घर पे जाएं तो घर पे पानी पीना है तो ऐसे बोले मेरे को जल देना, तो घर वाले बोले तेरे को जल दूं मैं इधर, नहीं समझा मेरे? जल, जल शब्द का प्रयोग, जल। पानी नहीं, पानी ले जाए, पानी नहीं, जल। तो जल भर जाता है, राइट? और इसी जल के अंदर मध्य से भाग एक निकलता है जिसका नाम क्या होता है? पेंजिया। ये जल वाला भाग क्या कहलाया? पेंथालासा। ये पेंजिया कहलाया। पेंजिया कितने भागों में टूटा? 2। एजी, ओजी, सुनो जी, कोड़ा गया जी, नहीं समझा? आजकल तो कोई नई चीजें चली गई, गिल्लू को पापा, नहीं समझा मेरी बात? ऐसे तो इसको एजी से समझना। एज, ए अंगारा लैंड, जी गोंडवाना लैंड। ये भी टूटता है और टूट करके क्या बनाते हैं? महाद्वीप। यही तो है महाद्वीप विस्थापन। और ये प्रक्रिया देने वाला कौन था? कब दी? तो भाई साहब ये सब टूटने की प्रक्रिया और इनके बीच के अंदर जो भी पार्ट बचे वो सबके सब क्या बन गए? पर्वत बन गए। लेकिन अब कई सारे वैज्ञानिक बहुत सारे मत देते हैं और वास्तविक मत पर हम पहुंचते हैं 1955। कनाडा का भूवैज्ञानिक जे वॉल्ट ये कहता है कि साहब पर्वतों का जन्म एक दूसरे अभिसारी चीजों के आपस में टकराने से, या फिर अभी प्लेट व्लेट का जिक्र नहीं किया उसने, किया फिर बाद में कि पृथ्वी के नीचे क्या पाई जाती हैं? प्लेटें। और पृथ्वी के अंदर लगभग 8 प्रकार की प्लेटें पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 8। यस। इसने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया?
प्लेट शब्द का। किस शब्द का? प्लेट। लेकिन अभी वास्तविक रूप से इनकी बात पर जो है सहमति नहीं जताई गई थी। लेकिन 1960 के अंदर, 1960 के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है हैरी हेस। क्या नाम होता है? हैरी हेस। और हैरी हेस कहता है कि वास्तविक रूप से इन पर्वतों का निर्माण, जो भी पर्वत है, इन पर्वतों का निर्माण यानी कि हिमालय की हम बात कर रहे हैं, ये दो प्लेटों के आपस में टकराने से होता है। दो प्लेटों के आपस में। प्लेट शब्द की सबसे पहले जो है इसको जे वोल्ट विल्सन हम अगर नाम दे सकते हैं, विल्सन पूरा नाम, कई जगह पर जे विल्सन भी दिया हुआ, विल्सन, ये प्लेट शब्द का प्रयोग करता है। उसके बाद में 1960 के अंदर 1960 में एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम होता है हैरी हेस। क्या नाम है? और हैरी हेस कहता है कि पृथ्वी के अंदर कितनी प्रकार की प्लेटें हैं? 8। और जिनके अंदर से कुछ प्लेटें हैं जो आपस में टकराई और किसकी उत्पत्ति हुई? और इसकी उत्पत्ति का नाम है दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हैरी हेस कहता है कि दो प्लेटों के टकराने से, दो प्लेटों के हिमालय की क्या हुई है? हैरी हेस एक्चुअल में एक सिद्धांत देता है, इसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी। कौन सा सिद्धांत देता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसको एकदम सही माना गया। लेकिन कई और भी लोग आते हैं जिसमें कोबर, नोट गोबर, ये भूसन्नति सिद्धांत देता है। कौन सा सिद्धांत? भूसन्नति। इसने कहा कि भूमि के दो अलग अलग भागों के अंदर, भाग ए भाग बी, और इसके अंदर धीरे धीरे कचरे का जमाव होने से, अवसादों का जमाव होने से, और किन का निर्माण हुआ है? पर्वतों का। लेकिन इस बात को सही नहीं माना गया। सही एक्चुअल में किसकी बात को माना गया? जिसने प्लेट विवर्तनिकी की सिद्धांत दिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत दिया। क्या कहता था जिसने सही दिया उसके बारे में? वो कहता है कि ऊपर की तरफ एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशिया। क्या नाम है? या लौरेशिया या यूरोप प्लस एशिया। और नीचे की तरफ प्लेट है इंडियन व ऑस्ट्रेलियन। कई लोग इसको, मैंने कईयों के नोट्सों में कई लोगों को पढ़ते हुए देखा, वो कहते हैं कि इंडियन व ऑस्ट्रिया प्लेट। ऑस्ट्रिया गलत। ऑस्ट्रिया एक देश है, और ऑस्ट्रिया जो देश है वो किसके अंदर है? यूरोप में। इटली के पास में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। जबकि ऑस्ट्रेलियन एक देश है जो कि कौन से महाद्वीप के अंदर है? ओशनेशिया। ये सब दिमाग में फिट होना चाहिए एकदम। ऑस्ट्रेलिया एक देश है जो कि किसमें है? ओशनेशिया। तो ये इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेटें एक दूसरे की तरफ क्या हो रही हैं? आकर्षित। एक दूसरे की तरफ खिंचाव की स्थिति बन रही है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही। और यह आकर्षण कैसा? जिसका कि कल मैंने बताया था कि एक पन्ना लिया था मैंने, और उस पन्ने के दोनों तरफ से जब मैंने बल लगाया, और बल लगाने से बीच में एक उद्गार पैदा हुआ, और उसी उद्गार को हमने किसका नाम दिया? हिमालय का। ये थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके बाद में भी और कई सारे वैज्ञानिक आते हैं जो 1967 के अंदर, पामर वगैरह आते हैं, और उन्होंने इस सिद्धांत के प्रतिपादन पर काम किया, और उन्होंने एग्जैक्ट रूप से बताया कि वास्तव में हिमालय की उत्पत्ति कौन से सिद्धांत से? एकदम परफेक्ट है।
एकदम परफेक्ट है। बोले सब ये कोबर ओवर गलत कह रहे थे बात को, इसको सही नहीं माना गया। इस थ्योरी को जो है क्या नहीं माना गया, सही। सही थ्योरी कौन सी मानी गई, प्लेट विवर्तने की। और हैरी हेज ने यह सिद्धांत कब दिया था, 1907। इससे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग कौन कर चुका था, जे वोल्ट विल्सन, और जो कहां का था, कनाडा का, 1950। कोई कहां से हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, समझा मेरी बात। लेना देना यह है कि किसने क्या कहा था, बस कि किसने, जे वोल्ट विल्सन ने 1955 में कहा कि पृथ्वी के अंदर क्या है, प्लेटें। प्लेट शब्द का प्रयोग किया, प्लेटें कितनी हैं, कैसे खिसक रही हैं, उसका प्रयोग। और आज भी दोस्तों ये प्लेटें निरंतर निरंतर एक दूसरे की तरफ क्या हो रही हैं, आकर्षित हो रही है, एक दूसरे की तरफ इनका खिंचाव बनता हुआ जा रहा है। और आज भी हिमालय के अंदर, हिमालय की चोटी आ रही, हिमालय निरंतर धीरे 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 ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। और दुनिया में सबसे ऊंची चोटियां, दुनिया में सबसे ऊंची पर्वतमाला यही है, और जिसका नाम क्या है, हिमालय। अरे क्या नाम है, हिमालय। इसे पर्वतों का पर्वत कहा जाता है, शिखरों का शिखर का, उपनाम तो कुछ भी बोल दे हम। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, 8,848 चोटियों का क्रम भी लिखाऊंगा मैं सारी, वो सब इसी में पाई जाती है। ये तो छोटी सी उत्पत्ति। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस पूरी बात को लिखते हैं। लिखिएगा, यहां तक लिख लिया सबने, पॉइंट बना के लिखना। हाँ, इसी के आगे लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। डायग्राम बना लिया ना, इसके आगे पॉइंट बनाइए और लिखिएगा। ये तो हो गया, इसकी नहीं कह रहा मैं, लिखिएगा। पामीर ग्रंथि से कई सारे पर्वतों का जन्म हुआ है। जिसमें से हिमालय भी एक पर्वत माला है, पर्वत श्रेणी है। हिमालय की उत्पत्ति, हेडिंग है हिमालय की उत्पत्ति कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। अपना अपना मत दिया। पहला पॉइंट, सन 1912 जर्मनी के भूगोल शास्त्री अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की ऊपरी परत में कई टुकड़े हैं जो अलग अलग दिशाओं में तैरते हैं। अलग अलग दिशाओं में, डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, तैरते हैं।
अब आप देखिएगा, जब अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया था कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था और जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में मैंने चर्चा की थी, और वही पेंजिया आगे जाकर के महाद्वीपों के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ था, तैरा था। वो पृथ्वी की ऊपरी परत। बोल बात समझ गए क्या? गुड। ऐसा निचली परत में नहीं हो रहा। अब निचली परतों की बात पर कौन करता है? नेक्स्ट पॉइंट, 1955 में कनाडा के भूवैज्ञानिक जेवोल्ट विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया। प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया। आपको पता है ये बेसिक बातें मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं? इसलिए लिखवा रहा हूं, आरएस के अंदर जो प्रश्न आता है बोलता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, और देखा कि प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग हैरी हेज ने किया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कनाडा की भूवैज्ञानिक ने किया। नहीं समझा मेरी बात? ऐसे अलग अलग असत्य देगा, पूछ सकता है निम्न में से कौन सा सत्य है, ट्रू है, कौन सा है फॉल्स है। 3 अगर ट्रू पूछेगा तो 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। इसलिए सारी बात बता रहा हूं। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें कच्ची चीजों का, उसके इतिहास का, उसका बेसिक ज्ञान होना अनिवार्य है, ताकि आगे समझ में आए। मैं बता देता कि साहब ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, क्या इससे पहले भी कोई था, इसके बाद में भी कोई आए क्या? यस, आए। सबसे पहले प्लेट शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? जेवोल्ट विल्सन ने, जो कनाडा का भूवैज्ञानिक था। बस इतनी सी बात, प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट लाइन, 1960 में हैरी हेज ने प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा को, प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के मुताबिक पृथ्वी की सतह पर कुल 7 व 8 छोटी छोटी प्लेटें हैं। कुल 7 प्रमुख व 8 छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेटें स्थेनोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर परत में तैरती हैं। पृथ्वी के अंदर की परत होती है स्थेनोस्फीयर, परत में तैरते हैं, जो एक दूसरे से टकराती हैं, क्या होती है? टकराती है। क्लियर? हिमालय का निर्माण यूरेशिया
यूरेशिया ओब्लिक लोरेशिया, लोरेशिया, ठीक है। वह इंडियन ऑस्ट्रेलियन, इंडियन डैश ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया बाद में अलग हुआ, पहले एक दूसरे से क्या था, अरे क्या था, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर भी मैदान और मरुस्थल पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी क्या है, मैदान और मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया बड़ा देश है, विश्व का छठा क्षेत्रफल में बड़ा देश है, और भारत कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर। सबसे बड़ा कौन सा है, रूस। इसका मतलब घर पे पढ़ाई नहीं की, कई लोगों का जवाब नहीं आ रहा। रुक कुबा पढ़ाया था क्या, सबसे बड़ा रूस, दूसरा कनाडा, उसके बाद यूएसए, वो CUBA लिखा था मैंने, तो यू इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, कुबा इसलिए ताकि आपको याद रहे। नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 चीन, बी से ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, देश का नाम ऑस्ट्रेलिया, क्लियर, और 7वें नंबर पर भारत। बात समझ गए क्या, यस। तो बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया भारत से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का 85% मरुस्थल, 85% एरिया जो है वो क्या है, मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। और मरुस्थल होता है, जाहिर सी बात है, गर्म एरिया होता है, तो वहां पर कोई भी वनस्पति पनपती नहीं है, वहां पर वर्षा नहीं होती, उसके पूर्वी क्षेत्र के अंदर ही लोग रहते हैं, क्लियर। फिर उसके ठीक नीचे की तरफ न्यूजीलैंड एक देश है, माओरी लोग यहां पर पाए जाते हैं, माओरी जनजाति पाई जाती है, न्यूजीलैंड काफी पुराना एरिया। कीवी पक्षी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। कीवी ऐसा पक्षी होता है जिसके पंख होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकता, चिपके होते हैं पंख, उसके शरीर पर फर तो होते हैं लेकिन उड़ने वाले पंख नहीं होते। तो कीवी एक क्या होता है, पक्षी होता है। कीवी एक फल भी होता है, क्लियर, यस। तो यूरेशिया और इंडियन ऑस्ट्रेलियन पहले एक दूसरे से, ये जो इंडियन ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और यूरोप और एशिया ये भी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, लेकिन ऊपर से यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेसस पर्वत, ये सब इसको अलग करता है। इधर यूरोप है, इधर एशिया। यही कारण है कि ऊपर की तरफ रूस जो यूरोप में पड़ता है, किस में पड़ता है, एशिया में पड़ता है, राइट। तो ये सब चीजें इसको अलग करती है इन दोनों को, लेकिन दोनों एक दूसरे से अभी भी कनेक्टेड है, आने वाले समय में अलग अलग हो सकते हैं। ये यहां पर जो अफ्रीका है और यहां भारत, अफ्रीका का एक पार्ट है जिसका नाम है मेडागास्कर। कई सारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये मेडागास्कर, ये सब ये इसका पार्ट था, ये सारा पार्ट इधर जुड़ा हुआ था। तो इसलिए देखना, अफ्रीका कई सारी जनजाति जो भारत के अंदर कर्नाटक वगैरह और गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है, वो जनजाति के कई सारे वंशज किसके अंदर पाए जाते हैं, अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, क्लियर। और अब मेडागास्कर जो है ऊपरी परत तैर रही है, तो जाहिर सी बात है मेडागास्कर किसकी तरफ आकर्षित होता हुआ जा रहा है, भारत की तरफ। भारत के इस एरिया से टकरा जाएगा ये पूरा बड़ा खंड पार्ट, मेडागास्कर अलग से एक द्वीपीय देश है इनका मेडागास्कर, वो टकराएगा अब इससे, भारत से। ये घटना कब होगी, कभी भी 1000-1500 साल बाद में होगी, है ना, तुम नहीं देख पाओगे, ठीक है, यस। तो ये तुम्हारे भाई बहन जो बिछड़े हुए थे, ये सब तुम्हारे से वापस मिलने वाले हैं, ओके, यस। यूरेशिया और इंडियन प्लेट एक दूसरे की तरफ क्या हो रही हैं, आकर्षित हो रही। इसके खिंचाव बल का, इन बल को अपसारी बल, अभिसारी बल, कई प्रकार के बल होते हैं जिसके अनुसार ये बनते हैं। कई कबार एक दूसरे के खिंचाव से प्लेट एक धंस जाती है और एक उसके ऊपर की तरफ चले जाती है, अपसारी कहलाती है। कई कबार एक दूसरे से टकराने से ऊपर की तरफ अभिसारी कहलाती है। तो इन दोनों के अभिसार से किसका जन्म हुआ है, हिमालय, राइट, यस। इसके नीचे एक डायग्राम बनाना, ये वाला क्या लिखा, ऑस्ट्रेलियन प्लेटें, ऑस्ट्रेलियन प्लेटें एक दूसरे से
टकराई, एक दूसरे से टकराई, जिसका निरंतर खिंचाव होता जा रहा है। और इन प्लेटों के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय का निर्माण हुआ। इन प्लेटों के टकराने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। समझ गए? अब ये डायग्राम बनाओ ऐसे, बस इतना ही, जितना ये पूरा मैंने यहां पर ब्लैक में बनाया बताया आपको, ये वाला सिर्फ इतना ही बनाना। सुनिए, अगर आपको प्रश्न पूछे कि क्या कारण है हिमालय अभी भी निरंतर बढ़ रहा है, तो जिसका कारण क्या है कि निरंतर अभी भी एक दूसरे की तरफ क्या हो रही है? आकर्षित होती जा रही, खिंचाव होता जा रहा है एक दूसरे की तरफ। ओके, टकरा रही है अभी भी, इसलिए लिख लो। लिख लिया? ताकि आपको समझ में आए कि ऊपर की जो भाषा लिखी थी उसका डायग्राम अपन ने ऐसा बना दिया। राइट? यस। लास्ट लाइन लिखेंगे 1967 में बात नहीं आपस में बिल्कुल भी। मैं जितना शकल से दिख रहा हूं उतना खराब आदमी हूं। मेरी भी वंशज पहले अफ्रीका से थी, वो भी आज भी झिंगा लाला करते हैं। पढ़ाऊं तो आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं। कोई विशेष बात हो तो मेरे को भी शेयर करो ताकि मैं भी हंस लूं या मैं भी तुम्हारे साथ में दुखी हो लूं। मेरे भी काफी दर्द भरे पड़े। 1967 के अंदर 3 वैज्ञानिक मैकेंजी, मोर्गर, पार्कर ने जो हैरी हेज ने अवधारणा दी थी जिसका नाम क्या था? प्लेट विवर्तनी की, उस पर और एक्स्ट्रा आगे काम किया, यानी उस अवधारणा को क्या किया? प्रतिपादित, यानी कि इस बात को उन्होंने एकदम सही माना। बोलो, बात समझ गए क्या? यस। लास्ट और अंतिम गोबर, सॉरी माफी चाहते, कोबर का भी लिख लेते हैं हम लोग। लिखिएगा कोबर ने को नेक्स्ट एक और लाइन, वो लाइन लिख ली क्या आपने? क्यों? मैंने, अच्छा मैं बोलूंगा तभी लिखोगे क्या? मैंने बोला था लिखो, कई बच्चों को बोला था मैंने लिखो, उस बात पर ध्यान था उनका और लिख लिया कई लोगों ने। बस इतनी सी बात लिखनी, ठीक है ना? इनके सबके अगर आप ये कर रहे हैं तैयारी तो ये सब याद होने चाहिए आपको। जो लोग ग्रेजुएशन, जो लोग 11th और 12th में जिनके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट, उसके बाद में जिनका कॉलेज के अंदर भी ये सब्जेक्ट, जिनका 2 साल की एमए यही सब्जेक्ट,
इसके बाद में एक एग्जाम होता है एमए में, लेकिन जिनके 55% से ज्यादा होंगे वो ही उस एग्जाम में बैठने के लायक होगा। क्लियर? उसको कहते हैं, इंडिया लेवल पर एक पेपर होता है जिसका नाम क्या है, नेट। क्लियर? यस, मैंने प्रतिपादित कर लिया इसको भी। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इंडिया लेवल पर मेरिट निकलती है। इसमें भी अगर आप टॉप लेवल पर रहे, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, देन यू कैन टीच एनी कॉलेज। 4 साल के लिए आप किसी पर शोध, किसी चीज पर आपको शोध करने के लिए दे सकते हैं, और आपका नाम भी अगर वो शोध में अच्छा होता है तो आपका नाम भी ये मैकेंजी, ये हैरी हेज, इनमें हो सकता है। यार हंस रहे हो यार तुम लोग, बताओ यार हंसने क्या बात है इसके अंदर, मैं सही बता रहा हूं बात, मजाक ले रहा। 2 साल 3 साल, 3 2 5, 2 साल ये, 5 2, इसकी पढ़ाई होती है तब जाकर के ये कंप्लीट होता है, जिसमें ये सारी पढ़ने पड़ते हैं, अवधारणा पढ़नी पड़ती है। इसके बाद की जो जिंदगी होती है वो कभी पीछे मुड़ के देखने को मजबूर नहीं करती आपको, समझा मेरी बात? यस। इसके दौरान भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी आपको जीवन में कभी किसी चीज के लिए रुकना नहीं पड़ता। कुछ भी खरीदना है तो आप किस्तों पे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि महीने की महीने तनख्वाह आएगी आप उसे चुका सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इस दुनिया के लिए। अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा, अच्छी चीजें वो सब दिला सकते हैं नौकरी लगने के बाद, ये वो व्यवस्था है। उसके दौरान भी आप अपनी पढ़ाई निरंतर रखें तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? और इसका होने के बाद में इसी को कहा जाता है PhD। क्लियर? इसका मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर इन्हें मानक उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। क्लियर? यस, कोई बात नहीं, लिखेगा कोबर ने, लिखिएगा कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया। भूसन्नति सिद्धांत दिया जिसके अनुसार सात करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की उत्पत्ति तेतीस सागर भूसन्नति से हुई है। तेतीस सागर भूसन्नति से हुई है। 33 सागर को, नेक्स्ट लाइन, 33 सागर को इन्होंने हिमालय का गर्भ बताया। हिमालय का गर्भ बताया किन्होंने? कोबर। इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने कहा ये 33 सागर, ये इधर उत्तरी अमेरिका अलग हो गया, यूरोप और ये, और यहां पर भूसन्नति होती है और किसका निर्माण होता है? पर्वतों का पालना। इन्होंने अपनी भूसन्नति को बताया कि पर्वतों का जन्म जो है इनके अंदर अवसादों के जमा होने से हुआ, तो भूसन्नति, जिस पर कोई आगे विशेष बात अपन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कौन से ज्यादा जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन सा होता है? प्लेट विवर्तन, इसके इतिहास के बारे में जिसकी हमने चर्चा कर ली। क्लियर? अब यहाँ पर हम कोई डॉक्टरेट की तैयारी तो कर नहीं रहे कि और ज्यादा गहराई से हम जा सकते हैं। प्लेट विवर्तनी का कार्यक्रम लगभग 15 दिन तक चलता है, ठीक है ना, लेकिन इसको 15 मिनट में मैंने खत्म किया। आपको मोटी मोटी बात आपको समझाई मैंने आपको, ठीक है ना। जब आप उस स्टेज पर पहुंचे PhD पर, तब फिर मेरे से मिल लेना आप।
कई बार मैं कई बात बताता हूं तो कई लोग बड़ी गहरी स्माइल करते हैं। दो बातें हो सकती हैं, क्या तो वो मेरी बात को, समझना मेरी बात, हल्के में ले रहे हैं, क्या वो मुझे हल्के में ले रहे हैं, कोई बात। अब हिमालय का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। वास्तविक रूप से कार्यक्रम तो अब शुरू होता है। कई सोच रहे होंगे इतनी देर से क्या चल रहा था, चल तो वो भी यही रहा था। हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लिखना नहीं है, बस ये हेडिंग लिख लेंगे बीच के अंदर, यस। और बार बार मैं आपको बोलूंगा कोई भी हेडिंग बनाने के लिए तो उसको मध्य में, और उसके बाद में इस प्रकार के कार्यक्रम को फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो, नीचे उतरता हुआ। इससे चीजें बहुत ज्यादा बेसिक रूप से समझ में आती है हमें, ठीक है ना, यस। तो पूरा एक बार लिखने के बाद में तब, या फिर मैं बोलूं तब आपको लिखना है, अभी नहीं लिखना, अभी समझिएगा। हिमालय को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो। एक होता है इसका भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। और एक होता है प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। एक प्रादेशिक विभाजन और एक भौगोलिक विभाजन। क्लियर? यस, प्रादेशिक विभाजन। शब्द थोड़े गहरे से हैं लेकिन बहुत इजी है। भौगोलिक, कोई चीज हमें जो दिखाई दे रही है तो भौगोलिक। प्रादेशिक, प्रदेश जगह के नाम से, प्रदेश जगह के नाम से। जब हिमालय को हम पढ़ेंगे अलग अलग परतों के आधार पर जो दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? भौगोलिक। और जब इसी हिमालय पाठ को हम प्रदेश के आधार पर, मान लीजिए कोई नदियां जा रही हैं और नदियों के आधार पर पढ़ लिया, कोई नदी सिंधु और सतलज, उसके बीच के हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? और ये सतलज से एक काली नदी, ये काली नदी जब तिब्बत से निकलती है तब कहलाती है, नेपाल में इसको कर्णाली कहते हैं। और जैसे ही ये नेपाल और भारत के बॉर्डर पर आती है तो इसे काली गंगा कहते हैं। उसके बाद में इस नदी को शारदा कहते हैं। उसके बाद में इसको घाघरा नदी कहते हैं, जो गंगा की सहायक होती। तो ये काली नदी, काली से तिस्ता, यानी कि एक प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन 1, 2, 3 और 4 होता है। नदी घाटी के आधार पर होता है एक्चुअल में। यानी कि सबसे पहला क्या तो कश्मीर हिमालय बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम होगा पंजाब हिमालय। क्या नाम होगा? दो नदियों के बीच में होता है ये। अभी आगे जाकर के इसको पढ़ेंगे, सिर्फ अभी फ्लो चार्ट में हम ज्यादा चीजें नहीं लिख सकते, कंफ्यूज पैदा करेंगे आप। ये कश्मीर या पंजाब। दूसरा सतलज से और इसके बीच में जो आगे की नदी काली, इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं, कुमाऊं की पहाड़ियां उत्तराखंड वगैरह क्षेत्र के अंदर, कुमाऊं, गढ़वाल, ये एरिया के नाम है। ये वहां की जनजातियों के नाम है, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के नाम है। तो प्रदेश के आधार पर पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया? कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट, काली से तिस्ता एक नदी है जो भी गंगा की सहायक है, काली भी गंगा की सहायक है। तो इनके बीच में पूरा एरिया नेपाल का पड़ता है। किसका पड़ता है? तो नाम बढ़ गया नेपाल हिमालय। अब ये तिस्ता, और तिस्ता से लास्ट वाला कार्यक्रम होता है ब्रह्मपुत्र। क्या होता है? तिस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और इनके बीच में जो एरिया पड़ता है वो पड़ता असम। क्या बोलते हैं? असम। तो इसका नाम है असम, नोट खसम, असम हिमालय। कई जगह पर इसको असम की जगह असोम लिखा होगा, असोम, असोम भी ठीक है, लेकिन हम असम बोल रहे हैं हमारे राज्य के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या बोला? असम। बस इस प्रादेशिक विभाजन में कितने प्रकार हो गए? 4। वेरी गुड, 4 प्रकार। ओके। भौगोलिक विभाजन 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? कई जगह पर आपने अलग अलग पढ़ा होगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। 3 प्रकार का होता है।
नंबर 1 कौन सा हिमालय? नंबर 2 मुख्य हिमालय। नंबर 3 पूर्वांचल हिमालय। कईयों ने हिमालय पहले पढ़ा हुआ है, उनकी जो दिमाग की नस है वो दर्द करने लगी, बोले यार ये तो पहली बार ही देखा मुख्य और बाकी वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, यहां ये कहां गए? अभी आएंगे। चलो इसको तो हमने समझ लिया, प्रादेशिक विभाजन। इसको एक बार और मैं बताता हूं, जब किसी चीज को मैं पढ़ाता हूं तो उसके बाद में उसका एक डायग्राम भी हम लोग देखते हैं। अब जिनको जो बात समझ में आई वो आ गई, और जिनको नहीं आई वो अब आएगी। ध्यान देना कैसे। ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय? KLJ। क्या नाम दिया? KLJ। ओ माई गॉड, KLJ का मतलब होता है ट्रांस हिमालय। 3 भागों में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ऊपर का 3। इस पार्ट में बर्फ जमी हुई रहती है, इस पार्ट में हिमरेखा पाई जाती है, इस पार्ट में वनस्पति का अभाव पाया जाता है, इस पार्ट में ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। जानवर कई सोच रहे हो और बाहर है, कैसे जानवर? ऐसे जानवर यहां पर ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंदर ऊपर वाले एरिया में बैक्टीरियल ऊंट पाए जाते हैं। कैसे ऊंट पाए जाते हैं? बैक्टीरियल। अब जिनको ये नहीं पता कि बैक्टीरियल ऊंट कैसे होते हैं, तो ऊंट वास्तव में अगर देखा जाए जिसका 1 कुबड़ हो, लेकिन इस एरिया में 1 कुबड़ नहीं, जिसके अब कई लोग सोच रहे हैं हो गया, होता है ऐसा। इसको कहते हैं बैक्टीरियल ऊंट, जिसके कितने कुबड़ पाए जाते हैं? 2। क्लियर? यस। इसमें शायद नेट की व्यवस्था नहीं है, अगर मैं देखूंगा इसके अंदर होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें डायग्राम डायरेक्ट, है ना? यस, मेरे पास में पेन ड्राइव में होगा। तो ये इस प्रकार के कुबड़ पाए जाते हैं। तो ये जानवर कहीं और नहीं पाए जाते, वो इसी प्लेट क्षेत्र में पाए जाते हैं जो तिब्बत वाला इलाका और ऊपर वाला इलाका है। इसी क्षेत्र में विशेष प्रकार के अन्य प्रकार के जानवर, विशेष प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। कहने का मतलब यहां पर पेड़ों के जो एरिया होते हैं वो कुछ इस प्रकार से, आपने देखा होगा कई लोग कश्मीर वगैरह घूमने के लिए जाते हैं, जिनकी फोटो वोटो बाद में आपने देखी होगी। यस, तुम भी कभी जाओगे तो टेंशन मत लीजिएगा, अपनी कॉपी जो मैं लिखवा रहा हूं साथ लेके जाना। जैसे जैसे जिस एरिया से गुजरोगे आपको पता चलता रहेगा, अपनी कॉपी में देखते रहना, हाँ हाँ मास्टर सही बताया था, ये बताया था, ये बताया था, सब चलता रहेगा आपके कार्यक्रम। दुखी होने की जरूरत नहीं है, हर चीज का समय आता है। कई लोग समय से पहले करने की कोशिश करते हैं, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। हर चीज का समय आएगा लाइफ में, हर चीज का। इस बात को बहुत गहरी बात बोली, जो लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, हर चीज का समय आएगा लाइफ में। लेकिन समय से पहले अगर कोई करता है, नियति से पहले जो कोई चीज करता है, वो जिंदगी बर्बाद कर लेता है। तो ऊपर वाला सबसे पहला ट्रांस हिमालय, तो आई होप ट्रांस हिमालय आपको समझ में आया। फिर आता है मुख्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय ऑल्सो इन 3 पार्ट। कौन कौन सा? वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? वृहद की जगह इसको महान भी बोल सकता हूं। बीच में है मध्य हिमालय, या फिर इसको लघु भी बोल सकता हूं। फिर इससे नीचे शिवालिक, क्या बोलेंगे? शिवालिक। कुछ इस प्रकार से ध्यान देना प्यारे बच्चों।
ये सेम, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, हो गया तीनों पार्ट। ये है मुख्य हिमालय, यानी कि मुख्य हिमालय लिख करके फिर उसमें तीनों हम पढ़ेंगे, पहले ही नहीं पढ़ेंगे। कई लोग ट्रांस ब्रैद इसको पढ़ा खत्म कर, फिर बाकी ये कहां किसको पढ़ाओगे, राइट। और लास्ट वाला पूर्वांचल, लास्ट वाला उधर पूर्वांचल, पूर्व का अंचल, ये वाला एरिया। तो ये वाला जो है वो कुछ यहां की पहाड़ियां, कुछ नागा की पहाड़ियां, मिजोरम की पहाड़ियां, लेमातोल की पहाड़ियां, कुछ ये पहाड़ियां हो जाती है बस, यहां तक त्रिपुरा की पहाड़ियां बस। अगर कई लोग कहते हैं कि साहब ये असम और मेघालय वाला पार्ट कब लिखाओगे आप, गारो खासी जयंतिया ये सब पार्ट, तो ये सारा पार्ट किसका भाग है, नंबर 4 का। और नंबर 4 क्या था, प्रायद्वीपीय भारत का पठारी प्रदेश। नंबर 3 का, माफी चाहता हूं, प्रायद्वीपीय भारत का पठारी प्रदेश, इसका पार्ट था। यानी कि असम और मेघालय वाला एरिया ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुराने हैं, और बाद में ये पूर्वांचल वाला एरिया। देखो यहाँ पूरा हिमालय का पार्ट बताया था मैंने, बताया था नहीं बताया था, यस, ये यहां तक पहाड़ियां सारी, क्लियर। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम प्रायद्वीप भारत के अंदर पढ़ेंगे, जो आप ये असम वाला और मेघालय वाले की पार्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो ये 3, तो बताइए 1, 2 और 3, तो क्या हिमालय भौगोलिक विभाजन में कितने प्रकार का हो गया, इसको खुल करके पढ़ेंगे। उतार समय नहीं लगना चाहिए उतारने के अंदर, स्पीड से। और ऐसा भी मत उतारना घर जाके लेंस लगा के देखना पड़े। उतार लिया। पहले हम बताओ भौगोलिक पढ़ोगे प्रादेशिक पढ़ोगे, भौगोलिक नहीं, अगर कई लोग प्रादेशिक कहते तो भी भौगोलिक ही पढ़ाता, मतलब वैसे ही पूछ रहा। उतार लिया, सम्मानित कराऊंगा तेरे को राष्ट्रपति से, उतार लिया। ठीक है, चल उतारना है। कई बोले अरे बार ये कैसे बनेगा, तो सीखोगे कब।
स्पीड, मात्र 1 मिनट के समय में। कई लोग सोच रहे हैं कि भाई बगल वाली बना लेती है, मैं बना लूँगी फिर बाद में टीप के। कई सोच रहे हैं कि घर जाके बनाएंगे। बहुत बड़ी गलत फहमी में हो आप लोग। इस दुनिया में अकेले आए थे तो जाएंगे भी इस। और कोई सोच रही है कि भाई अकेले नहीं जाऊंगी, तो उससे दूर ही रहना साहब, वो आपको लेके जाएगी। डन? यस। आप समझ गए होंगे कि ये 3 मैंने क्यों बनाए हैं। आप समझ गए होंगे 3 क्यों बनाए हैं। क्लियर? यस। तो पहले आपको न्यू मैंने आपको लगा के दे दी, उसके बाद में धीरे धीरे मकान बनाने हैं ऊपर, तो पहले चीज समझ में आ गई। पहले जब शुरू में बनाया था तब समझ में नहीं आई थी कि 3 इस आदमी ने क्यों लिखे। अब समझ में आ गई ये 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि तीनों पार्ट हैं इसके। राइट? चल, आई होप उतार लिया होगा। यस। लिखेगा हिमालय का भौगोलिक विभाजन। हेडिंग है हिमालय का भौगोलिक विभाजन। राइट? और जिसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय नंबर 1। ये मत बनाना कहीं ऊंट बनाने बैठ जाऊं। ये सिर्फ समझाने के लिए। तुम समझ तो कहते ना ऊंट डायनासोर थोड़ा ना लग रहा था ये। थैंक यू। तुम्हारे दिमाग में शक धीरे धीरे गहरा होता जा रहा होगा कि ये पक्का ये मेहंदी तो बनाता ही होगा। फायदे में रहोगे बना लोगे तो। हाँ बनाओ ना। इधर देखो, अरे एक बार बोर्ड पर देखो। जहां कहीं भी मैं आपको ऐसा त्रिभुज और उसके ऊपर झंडा, अब जहां कहीं भी मैं चित्र में बनाऊंगा तो इसका मैं समझा इस पूरी पर्वत श्रेणी की क्या है, चोटी। क्लियर? चोटी मतलब पीक, हाइट, तुम्हारी चोटी नहीं है। और कहीं पर भी इस प्रकार का ऐसे बना दिया खोपचा, इसका मतलब समझना कि इसका मतलब है कि ये एक दर्रा है, एक पास है, एक रास्ता है, बीच का स्थान है। इसको क्या बोलेंगे? दर्रा या फिर पास। राइट? चलो बना।
कईयों ने इतना छोटा बनाया होगा कार्यक्रम, क्या ही बताऊं मैं आपको, छोड़ो। उतारिए सबने। हाँ सर, हैं ये K2 गॉडविन ऑस्टिन, तेरी बगल वाली ने भी लिखा होगा, नहीं लिखा? उसके बगल वाली ने लिखा होगा। अच्छा, उन पे विश्वास नहीं था, देख लो। जिनके जगह नहीं है सहूलियत कर देता हूं, ABC कर लेना, ABC। ऊपर वाले का नाम है काराकोरम दर्रा, नीचे वाले का नाम है खारडुंगला, नीचे वाले का नाम है सीका फोटुला दर्रा, 3 दर्रे। और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये इसका नाम है लद्दाख का पठार। क्या नाम है? ये भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ठंडा पठार। बस इतनी सी बात। कैलाश पर्वत के आगे और कर देना चाहिए से, थोड़ा सा आगे लेकर के यहाँ पे झील बना देना, मानसरोवर, यहीं से सिंधु नदी निकलती है, मानसरोवर झील। मैं इतना समय क्यों खराब करता, डायरेक्ट यहाँ पर चित्तर होता, लेकिन आप मेरी हैसियत को कैसे समझ पाते? हैसियत बोल, औकात नहीं, औकात कुत्तों की होती, औकात से बड़ा शब्द हैसियत, क्वालिटी होती। क्योंकि मैं कहता उतारो, अगर उसको छपा छपा लेके आता तो कहता खुद ने तो बनाया नहीं और अब इसको उतरवा रहे। अब मैंने खुद ने बनाया तो आपके अंदर हिम्मत बनी होगी कि चलो उतार। खुद लिखने से चीज़ें 10 याद होती हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर 20 चीज़ें लिखी हैं तो कम से कम 10 तो याद हो ही जाएंगी, है ना? कई कबार मैं बहुत सच बात कह देता हूं ना, आपको लगता है कि यार देखो इसने दिल की बात ही बोल दी हमारी, नहीं समझे आप? यस, झाड़ फूक का काम भी करता हूं मैं, बूझा निकालता हूं। लिख लिया क्या? यस। ये ब्लैक कलर में ऊपर की तरफ इस पूरी श्रेणी का नाम है काराकोरम, दूसरे का नाम है लद्दाख, ये ब्लैक कलर वाली तीसरे का नाम है जासकर श्रेणी, राइट? प्रत्येक श्रेणी के अंदर एक चोटी और एक दर्रा है। एक काराकोरम की जो है चोटी K2 है, क्लियर? यस। 8611 राकापोसी 7788, अभी आगे लिखाऊंगा मैं आपको सारी। फिर इनके अंदर जो है मैंने कुछ दर्रे बताए हैं, ये सब लिखित में आएंगे लेकिन डायग्राम में समझे। काराकोरम और जो आप ये देख रहे हैं जिसका नाम है लद्दाख, इन दोनों के बीच में एक पठार है जिसका नाम है लद्दाख का पठार, दोनों के बीच में। और लद्दाख और जासकर दोनों के बीच से एक नदी जा रही है, कौन सी नदी घाटी? सिंधु। इन दोनों के बीच में नदी घाटी स्थित है, इस बात को समझना था, क्लियर? पूछेगा काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, सब आ जाएगा सामने आपके साथ। उसके बाद में मैन हिमालय, मुख्य हिमालय शुरू होता है, जो कि अपन ने लास्ट डायग्राम के अंदर यहां पर समझा। प्यारे बच्चों, अभी जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांस हिमालय, बहुत समझ में आएगा। ये डायग्राम जिन्होंने बना लिया लिखेगा, जिन्होंने ये डायग्राम बना लिया वो लिखेगा।
यह हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय में लिख रहे हैं, यह हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। नेक्स्ट लाइन, सबसे उत्तरी भाग, जाहिर सी बात है, बोलो सबसे उत्तर में है या नहीं है? यस। दिशाओं का ज्ञान कराया था, ऊपर वाली दिशा कौन सी है? उत्तर। क्लियर? यह मुख्यतः, यह मतलब ट्रांस श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांस हिमालय की बात कर रहा हूं। यह मुख्यतः लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। यह मुख्यतः लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। इस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव पाया जाता है, जिसका कारण इसका मुख्य हिमालय के इसका कारण मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होना है। यहां शुष्क जलवायु परिस्थितियां, यहां शुष्क जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। क्लियर? रोक दो कार्यक्रम, तीनों का मतलब समझो। मैंने कहा कि जो ऊपर का जो एरिया है, ये हिमालय का ये पार्ट, और नीचे एरिया के अंदर मुख्य हिमालय है। कौन सा हिमालय है? और ऊपर वाले पार्ट के अंदर वृष्टि छाया प्रदेश। पहले इस बात को समझे, वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब क्या? वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब, अगर हम भारत के, वृष्टि का मतलब होता है रेन, वर्षा, और छाया का मतलब होता है जहां पर नहीं हो रहा हो, और प्रदेश का मतलब एरिया। हमारे भारत से एक महान जल विभाजक रेखा जाती है जो कुछ इस प्रकार से है। ये पश्चिमी घाट कहलाता है, यहां तक वेस्टर्न घाट। इसको सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं, इसको विंध्यांचल कहते हैं, इसको अरावली कहते हैं, और ऊपर वाले पार्ट का ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं? शिवालिक, जो कि मुख्य हिमालय का पार्ट का भाग है। जब भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, बच्चों ध्यान देना, और इधर से बारिश आ रही है, तो क्या हो गया? अरे दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। इसलिए हमारे मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, राइट? जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है, तो ये सबसे पहले आरएस लेवल पे अगर क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले कहां पहुंचता है? तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में पहुंचता है। 25 मई को, मई में पहुंचता है।
उसके बाद में कहां टकराता है? केरल के अंदर। मुख्य भूमि की बात करें तो केरल में, और पूरे संपूर्ण भारत की बात करें और ऑप्शन अंडमान निकोबार भी, तो आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में बारिश होते ही केरल के लोग समझ जाते हैं कि अब क्या आने वाली है? बारिश आने वाली है, क्योंकि पहले प्री मानसून होता है। बारिश होने से पहले तेज हवाएं, और तेज हवाओं के साथ में बारिश होना, जिसे जयपुर में तूफान, वज्र तूफान कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा वज्र तूफान जयपुर में आते हैं। तेज हवा के साथ में बारिश हो रही है, अगर कई बार गेट खुला रह जाता है तो पूरी छांट अंदर की तरफ आती है, बुलाती ही नहीं आती है। कई बार पेड़ पौधे जो हैं सड़क पर गिर जाते हैं, पुराने पेड़ जो हैं मेन सड़क पर गिर जाते हैं, जिसे हम झकड़ा, आंधी, आंधी तो खैर धूल भरी होती है, उसको ये बोलते हैं, तो आंधी शब्द गलत है, बोला आंधी आगे साहब, आंधी धूल भरी होती है, जबकि तूफान किसके साथ होता है? जल के साथ, वर्षा के साथ, राइट। तो ये जो चीज होती है इसको प्री मानसून बोलते हैं। वर्षा होने से पहले उसको प्री मानसून। हर जगह पर अलग अलग नाम, कहीं पर असम क्षेत्र में बारदोली छीड़ा कहते हैं, कहीं पर जो है आम्र वर्षा कहते हैं, कहीं पर इसको कुछ अलग नाम दिया जाता है, कहीं पर कुछ अलग नाम दिया जाता है, राइट। यहां पर बारिश होती है सबसे पहले, ध्यान देना। अब मेरे इस रेड कलर के कलर पर ध्यान देना, सबसे पहले बारिश यहां होती है। यहां पूरा पर्वत एरिया है, तो जाहिर सी बात है इस एरिया में बारिश नहीं होती। जब जिस क्षेत्र में बारिश हो रही है, जिधर नहीं हो रही है, जिधर हो रही है ये वृष्टि प्रदेश कहलाएगा, और जिधर नहीं हो रही तो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। बस इतनी सी बात। अब आगे चलता मानसून, यहां बारिश होती है और इनसे होती हुई आगे चली जाती है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, क्योंकि किससे टकराया मानसून? अरावली से, और अरावली के पूर्वी क्षेत्र की तरफ बारिश होती है, ना कि पश्चिमी क्षेत्र की तरफ। इसलिए राजस्थान का यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता, पश्चिमी क्षेत्र, और पूर्वी क्षेत्र वृष्टि प्रदेश कहलाता। जबकि इस क्षेत्र के अंदर पश्चिमी क्षेत्र वृष्टि प्रदेश, जबकि यह वृष्टि छाया प्रदेश, जिसकी तरफ बारिश नहीं हो रही, क्योंकि जलवाष्प कुछ दूरी तक ही होती है, ऊपर तक, ज्यादा ऊपर नहीं होती। ज्यादा ऊंचाई पर तापमान घटता हुआ जाता है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, -50 तक पहुंच जाता है। समताप मंडल में जाकर के टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है। क्लियर? यानी कि हम अगर हैं तो हम क्षोभ मंडल में हैं। ये तुम्हारी कॉलेज, इस कॉलेज के अंदर तुम क्लास में बैठे, पीछे वो दो क्लास के अंदर 2-3 लड़कियां बैठी पीछे, नहीं समझा मेरी बात? यस, ये बाहर तुम्हारा गार्ड, ये सारी चीजें कौन से मंडल में हो रही है? क्षोभ में। धीरे धीरे ऊपर चलेंगे तो तापमान घटता हुआ जाएगा, माइनस, और उसके बाद में यहां पर -50 तक रहेगा। आगे जो टाइम ऊपर जो परत आएगी इसको बोलेंगे समताप। यहां ऐसी कोई घटना नहीं होती ऊपर जाने पर। यहां घटना जो होती है वो समताप, तापमान समान रहता है, इसलिए इसके अंदर चील गाड़ियां उड़ती है ना। तुम होंगे अंग्रेज, एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ते हैं। हवाई जहाज उड़ाने की उचित दशा कौन सा मंडल? कई बार देखो ऊपर चील गाड़ी उड़ती रहती है, दिखती है आपको? पीछे आपको धुआं की एक लाइन दिखती है। यस, समताप में होने पर ऊपर तापमान समान होने के कारण वहां से जो हीट निकल रही है वो हमें दिखाई देती है, इसलिए वो ऊपर से हमें ऐसे दिखाई देती है। और कई बार कई नीचे की तरफ उड़ते हैं तब धुआं दिखाई देती है क्या? यस। कई सोचते हुए नीचे उड़ रहा है तो इंजन बंद है, ऊपर तो इंजन चल रहा होगा। ना ना ना, इंजन तो चालू ही रहता है। नहीं चालू रहा तो धड़ाम, पता चले कॉलेज के बगल में खेत में गिर गया, नहीं समझा? यस। तो यहां पर बादल वगैरह होना, यहां पर मौसमी घटनाएं होना, यहां पर बिजली कड़कना, इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। जितनी भी वायुमंडल के अंदर जो जलवायु घटनाएं होती है वो सभी यही होती है। बारिश, बिजली कड़कना, तूफान आना, और नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से धूल का बवंडर बनना। किसी ने देखा है सब बवंडर? बबुड़िया क्या बोलते हैं? गांव के अंदर कहता है कि बबुड़िया के मायने भूतनी होती है, कैसे डाकण होती है, कहते चप्पल दिखाते हैं, दूर रहते हैं उनसे। यहाँ बताओ, राजस्थानी आदमी चप्पल दिखा के बबुड़िया को शांत कर देता है, बताओ। अरे भाई, ये मौसमी घटना है, कोई भूतनी नहीं होती उसके अंदर। लोग इसलिए डरते हैं कि जब बबुड़िया ज्यादा बवंडर तेज होता है कि आसपास के क्षेत्रों के अंदर, कई बार गांवों के अंदर खुले के अंदर शादी की जाती थी, तो बबुड़िया की स्थिति जब बनती थी, ये जब वायुमंडल का निम्न दशा बनती है तब ऐसा होता, वायुदाब की जब इस प्रकार की स्थिति बनती थी तो आसपास के जो भी कुर्सी वगैरह टेंट वेंट सबको उखाड़ दिया जाता था। पता चलता कि साहब भूतनी नाराज होगी, नहीं समझा? तो कई हलवाई के वहां से वो लड्डू वड्डू ला करके भूतनी के उधर बगल में रखते थे। पता चला कि 5-6 मिनट बाद बबूले शांत बोला, हाँ भूतनी खा ली भाई, जी मिली,
नहीं समझे आप? अब जीमो गलत, ये सब गलत बात, सब विज्ञान का कारण है, सब भूगोल का कारण। तो ये घटना होती है, तो ये सारी मौसमी घटनाएं, जब बादल का जब एरिया होता है तो वो बादल कुछ इस प्रकार से यहीं तक ही रहता है, दूसरी तरफ क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि जलवाष्प कुछ ऊपर तक होता है, अधिक ऊपर तक नहीं होता। अधिक ऊपर तक क्यों नहीं होता? क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर कौन सा मंडल आ जाता है, वहां बारिश नहीं होती। यहां बोला हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते? यहां पर धूल कण, धूलवाष्प, कंकड़, पत्थर, तूफान, ओस, कोहरा, इस सारी घटनाएं होती है ऊपर ऊपर जाने पर। अब ये बात बताओ, कोई यहां पर हवाई जहाज उड़ा रहा है और आगे जो है कोहरा आ गया और वहां से पायलट हाथ बाहर निकाले और कागज लेके साफ कर रहा है कांच, अच्छा लगेगा क्या? अरे लगेगा क्या? नहीं साहब। तो ऊपर ऐसी कोई घटना ही नहीं होती तो अगले को कांच एकदम साफ दिखाई देता है। सही समझा? आप सोच रहे हो नीचे वाइपर चला ले, हाँ तो सर्दियों के दिनों में वाइपर चला के देखो क्या होता है, कुछ होगा क्या? कोहरा तो फिर भी रहेगा, धूलकण तो फिर भी रहेंगी, और वाइपर चला दिया तो धूलकण और ज्यादा स्क्रैच कर देंगे कांच पर। लोग तो चलाते नहीं, बारिश के दिनों में चलाते। तो ये यहां पर समताप में उड़ती है। तो ये सारी घटना होती है, नीचे की तरफ बादल ऐसे नहीं हो सकते, तो इसलिए जहां पर बारिश हो रही है वो वृष्टि प्रदेश कहलाएगा, जहां पर नहीं हो रही है वो वृष्टि। बात समझ गए? लेकिन कहां थे, कहां तक, भभुड़िया तक पहुंच गए हम लोग, क्योंकि एक हर बात किसी से जुड़ी हुई थी। वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है ट्रांस हिमालय। कहने का मतलब जब ये बारिश ऊपर की तरफ जाती है तो निचले क्षेत्रों में बारिश हो जाती है और ऊपर की तरफ बारिश नहीं होती। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला इलाका कैसा रहेगा? वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि बारिश तो निचले इलाके में हो गई, और निचले इलाके में शिवालिक वगैरह में होने की वजह से तो इन पहाड़ी क्षेत्रों से ही तो नदियों का जन्म होता है। इन पहाड़ी क्षेत्रों से किसका जन्म होता है? नदियों का जन्म होता है। इसलिए ऊपर वाले इलाके के अंदर हमेशा टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है? हाई, उच्च वायु दाब। और नीचे वाले क्षेत्र के अंदर जहां से बारिश शुरू हो रही है वहां पर भी कैसा प्रेशर होता है? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। लेकिन भारत के बीच के अंदर ऊपर भी हाई प्रेशर होता है, और भारत में हमेशा कैसा होता है? जहां पर तापमान ज्यादा रहेगा तो वहां पे हमेशा वायु दाब कैसा रहता है? निम्न रहेगा। और हमेशा HP टू LP होता है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून HP टू LP की तरफ प्रभावित होता है और भारत की तरफ बढ़ता है, जो एक मानसून होता है, जो वर्षा होती है, जो कि भारत में ये घटना मई, जून, जुलाई, अगस्त तक होती है, सितंबर तक होती है। और सितंबर के बाद में जैसे ही ये मानसून गया, अभी आप देख रहे हैं सितंबर अक्टूबर में बिल्कुल शांत माहौल दिख रहा है। अभी एक बार रंगारंग कार्यक्रम और होगा, बारिश की बात कर रहा हूं नालायकों, ठीक है ना? यानी ये जैसे ही हवाएं गई वैसे ही वापस की तरफ लौटती हैं। इसको बोलते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल, इंग्लिश में बोलते हैं द रिटर्निंग ऑफ मानसून, दोबारा होगी। और इस बारिश के बाद में क्या शुरू हो जाती है? सर्दी। क्योंकि भाई साहब जब ये मानसून ऐसे गया ऊपर, तो मैंने कहा कि HP टू LP, तो वापस ये हवाएं कैसे चलेंगी? HP टू LP, तो वापस बारिश चलती है। और ये चलती रहती है यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और भाई साहब नवंबर और दिसंबर, और जबकि उत्तर भारत में नवंबर दिसंबर में क्या शुरू हो जाती है? सर्दी। इसलिए यहां पर बारिश नहीं होती है, लेकिन दक्षिण भारत में सर्दियों में भी क्या होती है? बारिश। जिसका कारण है लौटता हुआ मानसून। वही नीचे तक ही रहता है, यहीं तक ही, यानी कि इस एरिया तक ही रहता है। यस, इसके ऊपर की जो मैंने एरिया है वो मैंने यहां बनाया है, यानी यहीं तक ही रहता है, ऊपर बारिश नहीं होती, वृष्टि छाया प्रदेश। जहां पर बारिश नहीं होती उस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है शुष्क प्रदेश। क्या कहते हैं? शुष्क। गर्म के लिए उष्ण का प्रयोग किया जाता है। हमारे राजस्थान में शुष्क जलवायु पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि वहां पर बारिश। और जहां पर इस प्रकार का वृष्टि छाया प्रदेश, बारिश नहीं हो रही, शुष्क जलवायु, तो तीसरी बात मैंने लिखाई कि क्या वहां पर पेड़ पौधे उगेंगे? क्या वनस्पति नहीं उगेगी, वहां पर पेड़ पौधे नहीं होंगे। क्या कारण है कि ट्रांस हिमालय में वनस्पति नहीं है? तो कारण ये है कि वो किस में है, इसलिए वहां पर जलवायु, इसलिए वहां पर वनस्पति। बात कर, कभी आप लद्दाख क्षेत्र में अब कभी घूमने जाए, ठीक है ना, जाना, ठीक है ना, कि जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा उसके साथ जाना, तो जब आप जाओगे तो वो पूरा एरिया ये पठारी एरिया, पत्थरों वाला है, चट्टानी इलाका है, शुष्क एरिया। यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियां नहीं जाती, यहाँ पे थोड़ी सी जो जिनमें शोकर वगैरह थोड़े ज्यादा होते हैं, जो गाड़ियां ऊपर की तरफ चलती हैं, जो अलग प्रकार की मोटरसाइकिलें होती है, वो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते हैं वो लोग।
और जो आर्मी के ट्रक होते हैं जिनमें सस्पेंशन बड़े बड़े टायर होते हैं वो वहां पर जा पाते हैं। सबसे दुर्गम चौकियां बना रखी हमने। ये अक्साई चीन का इलाका है, ये मैंने बताया था। ये आपका कौन सा इलाका ऊपर वाला, सियाचिन का इलाका है। ये वाला इलाका किसका है, पीओके का इलाका। तो ये वाली जो चोटी है, ये जो चोटी है, ये किस में पड़ती है, पीओके में पड़ती है एक्चुअल, राइट। अब देखिएगा आगे की घटना होती है, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में होने का कारण ये है, इसलिए ये एरिया वनस्पति क्या होता है, विहीन होता है। लास्ट लाइन क्या लिखी, परिस्थितियां पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन लिखना, ट्रांस हिमालय पश्चिम से पूर्व तक, ट्रांस हिमालय पश्चिम से पूर्व तक, ट्रांस हिमालय पश्चिम से पूर्व तक 1000 किलोमीटर की ऊंचाई में, सॉरी 1000 किलोमीटर की लंबाई में इसकी औसत चौड़ाई इसकी औसत चौड़ाई 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर है। क्लियर? कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, ये जो लंबाई है ये कितनी है, 1000। औसत में हम बात करते हैं। औसत का मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। मान लीजिए 1 2 3 4 5, बताइए इस संख्या का औसत क्या होता है, ना ज्यादा ना कम। तो इसलिए 1000 फिक्स, जो एनसीईआरटी कहती है कि इसकी चौड़ाई जो, सॉरी इसकी लंबाई जो है 1000 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, लगभग 250 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 250 किलोमीटर लिखिएगा, 250 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई हाइट 4000 मीटर है। ध्यान रखना, ऊंचाई हमेशा किस में नापी जाती है, मीटर में। ऊंचाई जमीन से ऊपर की तरफ मीटर में, ना फुट में, ना इंच में, ना सेंटीमीटर में, ना किलोमीटर में, सिर्फ और सिर्फ किस में नापी जाती है, मीटर में। और नीचे जमीन पर किस में नापी जाती है, किलोमीटर में। तो जमीनी स्तर पर भी चौड़ाई, और ये डायग्राम बनाओ ट्रांस हिमालय का। अब स्पीड से चलेगा कार्यक्रम, लिखेगा। उतार लिया सबने डायग्राम? यस। ट्रांस हिमालय के 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। एक, दो, तीन। नंबर 1 काराकोरम श्रेणी, नंबर 2 लद्दाख श्रेणी, नंबर 3 जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 काराकोरम श्रेणी, नंबर 2 लद्दाख श्रेणी, नंबर 3 जास्कर श्रेणी। नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे काराकोरम श्रेणी। यह ट्रांस हिमालय की, यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। यह सबसे ऊंची श्रेणी है, सॉरी, यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, ऐसे लिख, यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है।
नेक्स्ट, इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी K2 ओब्लिक गॉडविन ऑस्टिन, डैश डैश 8611 8611 मीटर। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, यानी किसकी, ट्रांस के अंदर भी किसकी, काराकोरम की। काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 8611 मीटर है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची यह विश्व की दूसरी व भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। और ब्रैकेट में कर देना पीओके क्षेत्र में, पीओके क्षेत्र में लिख दिया। इस श्रेणी में, इस श्रेणी में बहुत से हिमनद पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हिमनद का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर। और ग्लेशियर जो किसके ढके हुए हो, बर्फ से ढके हो, उनको ग्लेशियर कहते हैं। क्लियर, यस। जो बर्फ से ढके हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्लेशियर। ओके, यस, ध्यान देना। इस श्रेणी में बहुत से ग्लेशियर हिमनद पाए जाते हैं, जैसे बाल्टोरा हिमनद का नाम है, जैसे बाल्टोरा, हिस्पारा, नुब्रा, बियाफो, लिख दिया, सियाचिन, बटूरा, नोट भटूरा, बटूरा आदि। सियाचिन हिमनद से, सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। नुब्रा नदी का उद्गम होता है। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी को नुब्रा घाटी को
तीन भुजाओं वाली घाटी, तीन भुजाओं वाली घाटी भी कहते हैं। इस घाटी में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। शुष्क परिस्थितियां यानी कि यहां पर बारिशें बिल्कुल भी नहीं होती है, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस घाटी में बैक्टीरियल ऊंट, ब्रैकेट में करना 2 कुबड़ वाले ऊंट, पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। इस घाटी का पहले नाम डुमरा घाटी था। इस घाटी का पहले नाम डुमरा घाटी था, जिसका अर्थ फूलों वाली घाटी, द वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों वाली घाटी अर्थात वैली ऑफ फ्लावर्स होता है।